Okay, now you see that today actually our topic is a generalized topic that is called the arthritis. इसमें मैंने दो टाइप्स के आर्थराइटिस पहले आपको डिस्कस करवाए हैं यहाँ पर आर्थराइटिस सिर्फ ये दो टाइप्स के नहीं हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे अभी दो मेजर टॉपिक्स आपने किए हैं। नंबर वन इट वाज ए रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके डिटेल्स आपने किए, एंड अनदर वाज दी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दो भी आर्थराइटिस ही हैं। और आर्थराइटिस आपको पता है कि ITIS आर्थरो मीन्स इट इज द जॉइंट। दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन एंड द स्वेलिंग ऑफ वन ऑफ द मोर जॉइंट्स हियर, उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब यहाँ पर हमने देखा कि इन दो मेजर टॉपिक्स के अलावा भी कुछ और आर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट आपको एक जनरलाइज्ड व्यू आर्थराइटिस का मिलना ज़रूरी है, जिससे आपको क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, उनकी डायग्नोसिस या मेजर उसके जो 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 दो टॉपिक्स पहले कर चुके हैं वो, उनके बाद जो ऑनवर्ड आपको दो तीन मेजर टॉपिक्स मिलेंगे उनका एक रिव्यू मिल जाएगा, ताकि उनको टेकअप करने से पहले आपको इसका रिव्यू होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये आर्थराइटिस है, इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, है क्या? इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट की स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, जो इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होते हैं जो इस वक्त आप यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ से एक हेल्दी जॉइंट ऐसे होता है, एक साइनोवियल जॉइंट दिखाया है आपको, और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसके एरोजन ऑफ द बोन्स। ये देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज एरोजन है, और उसके साथ साथ उसके अंदर इफ्यूजन है। इफ्यूजन का मकसद ये है कि देयर विल बी एक्सुडेशन। यहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हो, तो एक्सुडेट यहाँ पर अंदर आ गया है, तो ये क्लियर कट यहाँ पर। और ओवरऑल बाहर से भी इसको अगर आप देखेंगे तो इट विल बी सोलन, इट विल बी टेंडर, अराउंड दैट इज द रेडनेस। उसके अलावा पेरी आर्टिकुलर जो टिश्यू होगा, सॉफ्ट टिश्यू, वो भी इन्फ्लेम होगा, हो सकता है वो भी, तो आप देखेंगे वहाँ टेंडरनेस होगी। और जाहिर है उसके साथ बाकी सिम्टम्स भी होंगे। बाकी सिम्टम्स का मकसद ये है कि मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, वहाँ पर स्टिफनेस हो सकती है, और उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें जो आपको इन आर्थराइटिस के साथ मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन में ये 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आर्थराइटिस की, जिसमें दो तो मैं आपको करा चुका हूँ पहले। वन इज कॉल्ड द ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है जिसको हम कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, डिजेनरेटिव डिजीज़ है ये, ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये। लेकिन उसके बाद जो आगे मैं आपको कराने वाला हूँ इस आर्थराइटिस के टॉपिक के बाद, वो 2-3 और आर्थराइटिस के टाइप्स हैं। उसमें एक मेजर टॉपिक है आपका ये, जिसको हम कहते हैं गाउट। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब देखिए हर डिसऑर्डर का एक अपना पैथोजेनेसिस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, जो जॉइंट्स को भी हिट कर रही है और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी। फिर जब आपने देखा ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आपने देखा कि ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है। और ऐसा ही फिर जब आप गाउट में आएंगे तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, दैट विल एक्चुअली काज हियर प्रॉब्लम टू द जॉइंट्स आल्सो। जॉइंट्स के अलावा भी और जगहों पर भी ये प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन जॉइंट का मसला सबसे बड़ा है। इस गाउट को हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा तीसरा बड़ा टॉपिक होगा इन दो के बाद। लेकिन उसके बाद दूसरा ये है जिसको हम कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। बड़ा डेंजरस है, इसको एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इसको डायग्नोस कर दिया जाता है, और एकदम से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेनी चाहिए, वरना इसके इरिवर्सिबल डैमेजेस होते हैं, इरिवर्सिबल इंजरी होती है या इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं विद द कंपोनेंट्स ऑफ द जॉइंट्स। तो जॉइंट को ऑलमोस्ट समझ लो कि ये हैंडीकेप कर देता है। सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब ये एक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है। सेप्टिक मकसद है कि यहाँ बैक्टीरिया हिट करेगा उसको। और ऐसा ही फिर जब आप आगे चल के दिखाते हैं आपको कि ये बेसिकली स्किन से स्टार्ट होगा, इसको हम सोरिएटिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। सोरियासिस एक डिजीज़ है जिसमें स्किन इन्वॉल्व हो जाएगी, ये भी आपको चल के दिखाएंगे। इसको इतना डिटेल में नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेप्टिक आर्थराइटिस भी टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाउट वगैरह। तो ये 5 जो इस वक्त आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमने 2 कर चुके हैं और तीसरा हम आगे करेंगे अगली क्लास में, वो गाउट है। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स होंगे, और इसके अलावा थोड़े से उनसे थोड़े छोटे अगले 2 टॉपिक्स ही। तो आर्थराइटिस से बड़ा इंपॉर्टेंट एक रीजन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जिसको आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में करते हो, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अलावा आर्थराइटिस में। अब यहाँ पर आप देखिए साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं आर्थराइटिस के। हर इन्फ्लेमेशन के साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है पेन। फिर आप देखेंगे उस एरिया को तो देयर विल बी रेड आल्सो, सोलन अलग होगी,
हाथ लगा के अगर आप अदर पार्ट्स ऑफ हेल्दी पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को अगर आप फील करके देखेंगे तो ये वार्मर होगा और लासा फंक्शन होगा। ये सारी चीज़ें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ, आर्थराइटिस के साथ उमूमन आपको मिलेगी, किसी भी इन्फ्लेमेशन के साथ, इसके साथ भी। तो सबसे बड़ा जो कॉमन सिम्टम होता है वो पेन होता है, और पेन के साथ ही पेशेंट आते हैं उमूमन। जो आप देखें जॉइंट के जो प्रॉब्लम लेके पेशेंट आएगा वो उमूमन पेन के साथ आएगा ज़्यादातर। जब तक पेन नहीं होगा पेशेंट सिर्फ रेस्ट्रिक्शन से, या मोबिलिटी अगर उसकी रेस्ट्रिक्ट और लिमिट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगर लिमिट हो गई, अगर उसको काम में दखल दे रही है वो, तो वो आता है। अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट उमूमन पेन की शिकायत से आते हैं उमूमन। तो आर्थराइटिस में भी मेन जो चीज़ है वो पेन। तकरीबन हर आर्थराइटिस हर टाइप में उमूमन पेन कॉमन सिम्टम होता है। आपने देखा रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, गाउट में तो इतना सीवियर पेन होता है कि यू कांट एक्चुअली स्लीप इवन। और वो दिखाएंगे आपको कि गाउट एक टोटली डिफरेंट डिजीज़ क्यों है और उसको कैसे आपको समझना है। बड़ी पुरानी डिजीज़ है और इसकी जो इवन जो टिपिकल ड्रग्स हैं, ड्रग ख़ास तौर पे एक जिसको कोल्चिसिन कहते हैं, वो कोल्चिसिन सवाए गाउट के और कहीं किसी भी डिजीज़ में इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, एलोपिरोनॉल कोल्चिसिन नहीं है। एलोपिरोनॉल जो है ना वो मार्केट में ज़ाइलोरिक के नाम से आती है, वो अलग चीज़ है, वो भी इवन गाउट में इस्तेमाल होगी, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। एक्यूट गाउट में नहीं। अभी अगर आपको पेन हो रहा है ना गाउट का, फौरन अटैक आ गया आपको, ये अटैक्स में आता है, इसमें रिलैप्सेस और रेमिशंस होती हैं। अभी आपको पेन अचानक हो गया और ये पेन जब अचानक हो गया तो ये फिर चलेगा 1-1.5 हफ्ते तक, लेकिन जब वो पेन सबसाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगी, तो अगले हो सकता है कि 2-3 महीने तक फिर आपको ना हो। ये रिमेटॉइड और इनकी तरह नहीं है कि ये परमानेंट कोई डैमेज कर देगा या तो ये फिर नहीं होगा अगले तो 3-3, 4-4 हफ्ते तक, 2 महीने, 4 महीने तक भी इवन नहीं होगा। इस दौरान आप एलोपिरिनॉल जिसकी बात कर रहे हो ना, इस दौरान आप एलोपिरिनॉल का इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर पेन हो गया, दोबारा अटैक आया पेन का, तो फिर एलोपिरिनॉल काम नहीं करेगी। अब आपको फिर ऐसी ड्रग देनी होगी जो उस वक्त रिलीफ दे, उस टाइम में, उन 2 दिनों में, उन 4 दिनों में जब पेन का अटैक हुआ है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिर कोल्चिसिन। वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, लेकिन वो ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो किसी और इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पर्टिकुलर है गाउट के लिए, बहुत पुरानी ड्रग है, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 70-80 साल पुरानी ड्रग है। इतनी पुरानी ड्रग है जो अभी भी इस्तेमाल होती है, कोल्चिसिन फॉर द गाउट पर्पज। गाउट को करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और उसके बाद आप यहाँ भी देखेंगे कि इसके और सिम्टम्स भी, जैसे उमन मैंने आपको बताया स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स वगैरह, ये इस तरीके से हो सकती है। अब इसके अलावा जो है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया ये 4-5, उसमें एक और जो माइनर ही सही थोड़ा, वो एक और डिजीज़ है, एक और आर्थराइटिस, इसको हम ल्यूपस कहते हैं, ल्यूपस SLE, जिसको कहते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस। ये सिस्टमिक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, बट इट इज हिटिंग दी जॉइंट्स आल्सो। इसको हम ल्यूपस कहते हैं। दिस इज 6th वन, दो इट इज नॉट दैट कॉमन, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन में आती है, इस वजह से इसको भी देखना होगा। ये तो ये आर्थराइटिक डिसऑर्डर्स लाइक के यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन सब में, जैसे गाउट है तो गाउट ज़्यादातर जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो है ही जॉइंट का मसला, लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपको पता है मल्टी सिस्टम डिजीज है, क्योंकि ऑटोइम्यून है। ऐसा ही फिर यहाँ पर जो ल्यूपस है, दैट इज आल्सो मल्टी सिस्टम डिजीज, वो भी मल्टी सिस्टम डिजीज है, ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस, क्योंकि वो भी ऑटोइम्यून है। तो हाँ, ल्यूपस एक्चुअली फीमेल में तो काफ़ी कॉमन है, लेकिन यह है कि अपीयर हो जाती है ऑलमोस्ट, अगर होती है तो यंग एज के अंदर ही हम। और देन ये आपको ल्यूपस का एक दिखाता हूँ मैं पिक्चर, ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम कैन बी एक्चुअली इन्वॉल्व। उसके अंदर रेश खास तौर पे आ जाता है, जो आपको दिखाते हैं अब यहाँ पर, इसको हम कहते हैं यहाँ पर द बटरफ्लाई रेश। ये बाकायदा इस जगह पे, हाँ, ख़त्म कभी भी नहीं होती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑटोइम्यून डिजीज आपने देखा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस ख़त्म होती है क्या? नहीं होती ख़त्म। ऑटोइम्यून डिजीज ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनकी ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं करोगे, क्योंकि ख़त्म जो नहीं होती, आप उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो जो ट्रीटमेंट है वो उस डिजीज़ की प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो डाउन करेगी। इतना कुछ कि उसकी फ़िज़िकल लाइफ के अंदर, वो जो उसकी फ़िज़िकल लाइफ, उसकी ज़िंदगी है, वो एक तरह से समझ लो कि अगर 60 साल की उसकी ज़िंदगी है तो वो 60 साल की ज़िंदगी गुजार लेगा, एक्टिव लाइफ गुजार लेगा। किसके? ल्यूपस के साइड इफेक्ट्स थोड़ी, ल्यूपस के तो खुद उसके इफेक्ट्स हैं, एक तरह से यूँ समझ लो कि वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको बटरफ्लाई रेश, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, मेनी ऑर्गन्स विल बी एक्चुअली इन्वॉल्व है। और इसके अंदर क्या होगी? इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये कॉम्प्लेक्सेस जो बन जाते हैं, ये आपके टिश्यू को
इरिटेट करके उसकी इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, और इन्फ्लेमेशन करते हैं मल्टीपल साइड्स पर। इवन ब्लड वेसल्स आपके इन्वॉल्व हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो है आपका जो ट्यूनिका मीडिया है, वहाँ पर जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे, करते करते वो थिक हो जाएगी, और थिक हो जाएगी तो वो ब्लॉक भी हो जाती है, तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। और बहुत सारी, कोई ऐसा आर्गन नहीं है जो इस ऑटो इम्यून डिजीज से बचा हुआ हो। लेकिन यह है कि इस इन्फ्लेमेशन के इस प्रोसेस को, इस डैमेज को आप स्लो डाउन कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ मैनी ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसिव से, उसके साथ कार्टिकोस्टेरॉइड से। लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव ये ड्रग्स जब इस्तेमाल करेंगे तो इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। फिर कब इस्तेमाल करना है, कब छोड़ना है, कितना गैप देना है, वो विंडो पीरियड कितना है, वो जो ड्रग हॉलीडे है एक तरह से जिसको हम कहते हैं, वो किस तरीके से एक्सरसाइज करें, ये सारे रिमेटोलॉजिस्ट जो हैं ये मॉनिटर करते हैं उसको। क्योंकि इसके लिए फिर जनरल फिजिशियन नहीं, फिर रिमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो ख़ास तौर पे इन चीज़ों पर डील करते हैं, कनेक्टिविटी डिसऑर्डर्स हो इन पे। तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। सिम्टम्स और जो आपको बताया मैंने, इनएबिलिटी टू यूज़ द हैंड और उसकी वॉक वगैरह, वो ज़ाहिर है जॉइंट्स की वजह से प्रॉब्लम होगा उसको। उसके साथ साथ आप देखिए जॉइंट की स्टिफनेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपने देखी थी मॉर्निंग स्टिफनेस, बड़ा कॉमन सिम्टम है उसका। पेन तो है ही, लेकिन मॉर्निंग स्टिफनेस कॉमन सिम्टम है। इनएक्टिविटी अगर हो जाए फॉर एग्जांपल, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन और एग्रीवेट हो जाता है। इसलिए एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए उसकी। जितना जिस जॉइंट को आप, अगर अफेक्टेड जॉइंट है उसको ज़्यादा इनएक्टिव रखेंगे तो इट विल बिकम मोर पेनफुल एंड मोर स्टिफ आल्सो। तो यहाँ पर आप देखें, और उसके साथ रैश एंड इच जो है, इचिंग और रैश जो है, ये फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इतना नहीं मिलेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता ही नहीं है, लेकिन आपको ल्यूपस में मिलेगा। ल्यूपस का एक दिखाता हूँ खास तौर पे, यहाँ इस जगह पे मेलार एरिया और ये जो एरिया होती है इसको बटरफ्लाई रैश कहते हैं, वो बिल्कुल एक टिपिकल एक शेप देता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ इवन वेट लॉस वगैरह हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं खास तौर पे। और इसके अलावा आर्थराइटिस में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो पेशेंट जो क्रॉनिक आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जैसे ल्यूपस के या इवन रूमेटॉइड के, ये पेशेंट उमूमन डिप्रेस होते हैं, क्योंकि वो जो मुसलसल स्लो पेन होता है वो पेशेंट को डिप्रेशन में लाता है। क्योंकि वो जो पेन के सिग्नल्स जाते हैं ना आपके ब्रेन स्टेम से, वो मुसलसल जो है वो स्टिमुलस देते रहते हैं, वो ब्रेन को अलर्ट करते रहते हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके जो हैं वो ऑलमोस्ट, ये एक तरह से ये हाइपोथेसिस है कि वो जो कंटिन्यूस स्लो पेन होता है, इसको स्लो पेन कहते हैं। दो पेन्स होते हैं, अगर आप पेन प्रिक करोगे ना, तो जो इस वक्त पेन प्रिक के टाइम पे आपको फील हुआ, ये फास्ट पेन है। लेकिन पिन प्रिक कर चुके हैं आप, पिन निकल चुकी है, क्या पेन खत्म हो गया? क्या उसके बाद पेन जारी रहेगा? वो भाई पिन प्रिक करके मैं तो निकल गया, पिन भी मैं लेके चला गया, जिस वक्त पिन मैंने प्रिक की उस वक्त पेन फील हुआ आपको, लेकिन मैं निकाल के चला भी गया तो फिर पेन खत्म हो गया आपका? क्या आपका वो पेन जारी रहेगा? जारी रहेगा। क्यों? वो जो मैंने पिन प्रिक की, पिन प्रिक के टाइम पर जो स्टिमुलस गया है वो है मैकेनिकल, लेकिन मैंने जब छोड़ के मैं चला गया पिन भी लेके, तो पीछे में डैमेज जो करके गया उससे जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल मीडिएटर्स रिले हुए यहाँ पर, वो अभी वहाँ मौजूद हैं, वो मुसलसल आपको पेन कराते रहेंगे। अब की बार स्टिमुलाए हुए मैकेनिकल के, अब केमिकल। तो वो जो पहला पेन था, जो शार्प पेन जिसको हम कहते हैं, वो है आपका फास्ट पेन। और उसके बाद जो अब जारी रहा बहुत दिनों तक, वो है स्लो पेन। स्लो पेन। तो आर्थराइटिस का पेन किस टाइप का पेन होगा? फास्ट पेन कि स्लो पेन? स्लो, क्योंकि वो डैमेज की वजह से है, तो वो स्लो पेन है। और स्लो पेन जो है वो मुसलसल जब चलता रहता है तो ये आपकी नींद भी ख़राब करता है, और आस्ते आस्ते आपका वो जो हैप्पीनेस, जो मूड, वो जो सारी चीज़ें हैं वो उनको सप्रेस करता है। इस किस्म के लोग उमूमन डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि ये डिप्रेशन का शिकार भी होंगे तो पुअर स्लीप भी इनमें होगी, और दे विल बी डिप्रेस्ड आल्सो। और ये डिप्रेशन अगर मुसलसल जारी रही तो डिप्रेशन कैन लीड टू सम थॉट, जो उसका जो प्रोसेस है उसको अल्टर कर सकती है, और समटाइम्स दे कैन डेवलप एक्चुअली द थिंकिंग ऑफ अटेम्प्टिंग या सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट हो जाती है। आपने देखा हो, अखबार में कभी पढ़ा होगा, तवील बीमारी से बेजार आके किसी बंदे ने खुदकुशी कर ली। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे आर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर पेन किलर्स के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स भी लिख के दे देते हैं। उससे दो फायदे होंगे। फ़ायदा ये होगा कि पेन, एक तो थोड़ा सा पेन कम हो जाएगा, टोटल पेन ख़त्म नहीं होगा,
कुछ लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे आप, कुछ पेन को हम आधा कम कर देंगे और कुछ उस आधे पेन को आप एक हैप्पी मूड के साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। बस ठीक है, जिंदगी में मैं इस पेन के साथ मुझे रहना है, आप कंप्रोमाइज करना शुरू कर देंगे। डिप्रेस आदमी कंप्रोमाइज नहीं करता, डिप्रेस आदमी हमेशा खुद को पीटता रहता है, वो कहता है मेरे साथ ये है, बाकियों के साथ क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों है। इस किस्म की होते होते वो अपनी जान से बेजार आ जाता है और ऐसे लोग उमूमन सुसाइड की अटैम्प्ट कर लेते हैं और कुछ कामयाब भी हो जाते हैं, तो सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को उमूमन कुछ हम उसका पेन ख़त्म करते हैं, कुछ उसकी साइकोथेरेपी, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, ताकि वो उस पेन के साथ रहना सीख ले। पेन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगा, एक डैमेज तो है ना अपने आप में। अब डैमेज को जब मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ मुस्तकिल तौर पे, तो पेन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप? पेन रहेगा, लेकिन ही विल रिसीव द पेन विथ डिग्निटी। यूँ समझ लो कि इज्जत से वो कबूल करेगा पेन को, बच्चों की तरह रोएगा नहीं। अंदर से तो ये भी एक तरह से एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है। तो कहते हैं ना कि इफ़ यू कांट क्योर द पेशेंट, लेट हिम डाई विथ डिग्निटी। कम से कम उसको इज्जत से आप मरने दें। अब देखा है कि जो किडनी का पेन होता है ना, वो इतना सीवियर होता है कि पेशेंट जो है वो बेड पे रोल करता है ऐसे, इसको रोलिंग पेन भी कहते हैं। इसलिए इट मेक्स द पेशेंट रोल ऑन द बेड। ये खास तौर पे जो यूरेटर की, किडनी का नहीं, जो यूरेटर में अगर स्टोन आ गया तो इसकी इतनी ग्रिप होती है कि पेन जो है वो आपकी चीखें निकाल देगा। यूँ समझ लो पेशेंट की चीखें मरीख पे सुनाई देती है, इतना पेशेंट चीखता है, यानी इतना उसको पेन होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, कोई ऐसा पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो जो अपनी सोसाइटी में, अपने सर्किल में वो बड़ा बहादुर मशहूर हो, ठीक है ना, कोई जनरल वनरल हो, कोई बहादुर बड़ा मशहूर होते हैं ना जनरल, खास तो एक आध जंग जीत के आते हैं तो उनका बड़ा नाम होता है उनका। अगर उसको ये यूरेट्रिक कैलकुलस है, वो हॉस्पिटलाइज होता है, उसने तो ऐसा पेन जिंदगी में पहली दफ़ा देखा है ना। वो जब उसको पेन होता है, हो सकता है कोई उसकी चीखें निकलवा दे उधर, हो सकता है कि वो रोए भी उधर, वो जनरल साहब रो पड़े, मकसद है कि इस पेन की वजह से। और उसके मिलने वाले जो उसको जानते हैं, फलां जनरल ये फलां ये, वो आके उसको जो रोता हुआ देखे वहाँ पर, तो वो मुझे आप बताएं उसका क्या इमेज रहेगा। वो कहेंगे जनरल साहब को हम ऐसे जानते थे, वो जनरल साहब तो बच्चों की तरह रो रहे हैं इतने पेन से। तो कहने का मकसद है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि उसकी इस पेन को इस तरीके से स्टेबलाइज करे ताकि वो जो है वो डिग्निटी के साथ उस पेन को कबूल करे। ऐसे ना हो कि वो अपने फैंस के सामने रो पड़े। तो कहने का मकसद है कि पेशेंट को ख़ास तौर पे जो टर्मिनल स्टेजेस होती है ना, जो टर्मिनल स्टेजेस होती हैं कैंसर की या इसमें, तो पेशेंट जो है ना बड़ी डिप्रेस हो जाते हैं और अपनी अटेंडेंस के साथ मतलब एक बड़ा ग्लूमी सा पिक्चर होता है इसमें। ऐसे हालात में डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि इस किस्म की मेडिकेशन उसको दे ताकि वो सेडेट हो जाए और वो पेन भी उसका कम हो जाए। जितना पेन उसको रिसीव हो रहा है उसको वो कबूल कर ले कुछ तरीके से, कुछ ऐसा ही हो जाए कि उसको हम ऐसी मेडिकेशन दें जिससे उसको फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस हो। इसका समझ ना, जिसको यूफोरिया कहते हैं। वो मेडिकेशन ऐसी दें जो पेन भी रिलीव करे, नींद भी दे और साथ में उसको खुशी भी दे। पेन हो रहा है, खुश हो रहा है वो। और ऐसी ड्रग्स कौन सी होती हैं? पेन किलर्स जो नार्कोटिक्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं जैसे मॉर्फिन। मॉर्फिन सुनी होगी आपने। मॉर्फिन जिसको दो जगह पर एसिटाइल लगा दो तो हेरोइन बन जाती है, जिसको हेरोइन कहते हैं। ये मॉर्फिन है बेसिकली, ये ओपियाइड्स हैं। तो ओपियाइड्स से वैसे आम पेन के कंडीशंस में नहीं दी जाती, लेकिन कैंसर का जो टर्मिनल स्टेज होता है, जब अभी पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने तक जिंदा रहेगा या 2 महीने तक, लेकिन पेन जो है वो किसी भी मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है अगर, तो फिर ओपियाइड्स देते हैं। आप कहेंगे आम पेन में क्यों नहीं देते? क्योंकि ओपियाइड्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं, एक तो पेशेंट एडिक्ट हो जाता है। आपको पता है कि जो लोग अफ्यूम और इस किस्म की चीज़ें लेते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो हम पेशेंट को इस किस्म की मेडिकेशन आम हालात में नहीं देते। ये ज़्यादातर आपको मॉर्फिन मिलेगी कैंसर हॉस्पिटलों के बाहर वाले मेडिकल स्टोरों पे, और वो भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। ये टर्मिनल स्टेजेस में इस्तेमाल होते हैं। आप कहेंगे सर हम कैंसर के पेशेंट को जो देंगे वो जो एडिक्ट हो जाए, भाई एडिक्ट हो जाए, उसकी लाइफ बाकी बची कितनी है कि वो एडिक्ट होगा। हम सिर्फ उसको पिछले आखिरी 2-2.5 महीनों में थोड़ा आराम से मरने दे रहे हैं। जब हम ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं उसकी उस डिजीज़ को, वो 3rd स्टेज पे पहुंचा हुआ है,
मेटास्टेसिस हो चुकी है, बचेगा नहीं, हमें पता है कि 2-3 महीने का मेहमान है, तो जब आप उसको क्योर नहीं कर पा रहे हो तो लेट हिम डाई विथ डिग्निटी, इज्जत से उसको आप मरने दें। हमारे पास ये अलाउ नहीं है कि हम उसको खुदा न खास्ता जहर की इंजेक्शन देके उसको मार सके, उसको मर्सी किलिंग कहते हैं। मर्सी किलिंग अलाउ नहीं है हमारे मेडिकल साइंस में, किसी जगह पे शायद होती होगी, किसी मुल्क में मुझे नहीं पता कोई लॉ हो, इसको मर्सी किलिंग कहते हैं। आप जहर की इंजेक्शन जो है ना उसको देके उसको आप, क्योंकि आपको पता है क्योंकि वो ट्रीट नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास मर्सी किलिंग अलाउ नहीं है, ये अनलॉफुल है, ये एक तरह से समझ लो कि ऑफेंस है, ये क्राइम है। लेकिन लेट हिम डाई विथ डिग्निटी, जब तक वो जिंदा है कम से कम आप उसको उसका पेन वगैरह वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कम करें यहाँ पर। तो मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर हो सकती हैं। अब देखें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस जो हमने पहले डिस्कस किया है, अब ज़्यादा उसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देख रहे हैं क्या ब्रोकन है इसका, ये हेल्दी है और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ना ये देखिए आस्ते आस्ते इसका डिजेनरेट हो रहा है, और जब डिजेनरेट हो रहा है तो बोन एक्सपोज हो रहा है, इरोजन हो रही है, आस्ते 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 ये फ्रोजन हो जाएगा, और ऑल अराउंड जो होगा इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, वो स्टिफ हो जाएगा, जैसे टेंडनाइटिस हो गई थी, फ्रोजन शोल्डर वगैरह। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर, या आगे चल के रूमेटॉइड भी आपको दिखाया है मैंने। अब यहाँ पर हम देखें कि इसको डायग्नोस कैसे करते हो। अब देख कोई भी पेशेंट, आपको जाहिर है पेशेंट आएगा, 3 चीज़ें हमेशा उसके डायग्नोसिस में आप याद रखें। एक तो वो जो सिम्टम्स लेके आ रहा है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है, और जॉइंट्स में आर्थराइटिस में क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है। मेन जो आएगा वो आएगा कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है बहुत, स्टार्ट तो इधर से लेगा। फिर आपके जहन में वो 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है ना, एक तो पेन है, 4-5 चीज़ें, मकसद है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जहन में है कि क्या है। दूसरा आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पता है, गाउट आगे चल के बताता हूँ, और ये सारी चीज़ें। उसके पास सोरियासिस तो खैर दूर से ही नज़र आ जाएगा, बाकी जितने भी आप यहाँ पे देखें सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस वगैरह ये सब, तो 4-5 मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ, इस पेन को लेके फिर देखेंगे कि एज क्या है उसकी, किस एज में शुरू हुआ है, सिम्टम्स कैसे, फिर आप उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। ये होगी आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन की हिस्ट्री। शुरू में तो आपको बताएगा मुझे पेन है 10 साल से, डॉक्टर साहब मुझे पेन है इसमें, तो आप सीधा सीधा लिख लेंगे इस तरीके से। ये तो था इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेन, व्हाट हैज़ ब्रॉट द पेशेंट टू द क्लिनिक इज दिस। अब आप पूछेंगे कि पेन कब कब होता है, ये कब से है, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री, फिर फलां, ये वो सारी चीज़ें आप उसमें करेंगे। पेशेंट उमूमन आधे से ज़्यादा डायग्नोस हो जाएंगे आपके कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है, क्योंकि पता चल जाएगा ना आपको कि जॉइंट बड़ा वाला जॉइंट है कि स्मॉल जॉइंट्स हैं, कोई और सिस्टम इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जाहिर है उसके साथ पता चल जाएंगी हिस्ट्री के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप करें वो होगा उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट इज दी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वो थोड़ा बहुत जो शक था वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जो उसने बताया है यू हैव टू एक्चुअली डिग आउट हियर ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फिर देखेंगे जॉइंट कौन सा, कितनी रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट की, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, क्या यही जॉइंट है कि इसके अलावा भी कोई है, स्मॉल है कि लार्ज है, तो एक पूरा पिक्चर सामने आ जाएगा। वो जो थोड़ा बहुत शक था वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है तो देन यू विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशंस वैसे ही कराई जाती हैं, और इसमें ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि इमेजिंग का मकसद ये है कि आप सिंपली शुरू में तो आप एक्सरे करा दें जो आसान है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसकी MRI करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये, और उसके साथ साथ एडिशनली ब्लड टेस्ट भी। अब ब्लड टेस्ट आप करेंगे, आपके मैं ब्लड टेस्ट क्यों कराऊं? ब्लड टेस्ट में आपको, अब देखें जब भी पेशेंट आर्थराइटिस का जाता है ना, 2-3 टेस्ट तो डॉक्टर फौरी तौर पे करा देता है टू डिफ्रेंशिएट कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अगर फीमेल है फॉर एग्जांपल ना, तो 2-3 चीज़ें तो खास तौर पे, एक ब्लड टेस्ट में कराएगा सीरम यूरिक एसिड, क्योंकि ये किसकी वजह से, गाउट की वजह से। गाउट में यूरिक एसिड, ये गाउट हम करेंगे पूरा फुल टॉपिक है। तो गाउट के अंदर ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों इंक्रीज होती है ये चल के दिखाएंगे आप। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये एक इनबोर्न एरर है, एक तरह से कंजेनिटल प्रॉब्लम है जो फैमिलीज में रन करता है, खास एक एंजाइम के न होने की वजह से यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। अब यूरिक एसिड ब्लड में एक हद तक इंक्रीज हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक हद से बढ़ गया अगर, तो फिर वो जो यूरिक एसिड है फिर आपके मुख्तलिफ फ्लूइड्स में आ जाएगा, इंक्लूडिंग साइनोवियल फ्लूइड, और उधर यूरेट क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। किसमें? जॉइंट्स में। अंदर जॉइंट्स में भी और जगहों पर भी, लेकिन जॉइंट्स में ज़्यादा।
और वो जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके जॉइंट के अंदर साइनोवियम में और इन जगहों पर इरिटेशन शुरू कर देते हैं और यहाँ हो जाती है अब इन्फ्लेमेशन। और जो इन्फ्लेम्ड जॉइंट इस वजह से बने, यूरिक एसिड के इंक्रीज होने की वजह से, यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से, तो ही इसको कहते हैं गाउट आर्थराइटिस। ये गाउटी आर्थराइटिस कहलाता है, इसी को गाउट कहते हैं। तो यहाँ गाउट में ना तो कोई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, ना इसमें कोई डिजेनरेटिव प्रॉब्लम हुआ, ना इसमें कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हुआ। गड़बड़ किधर है यहाँ पर? यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आप जहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट कराओगे, ब्लड का यूरिक एसिड देखोगे। जो यूरिक एसिड नॉर्मली कोई 2 और 5 के बीच में होता है मिलीग्राम, ये अगर बढ़ा हुआ होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, तो इसका मकसद है कि ध्यान किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। अगर आप ब्लड टेस्ट में क्या कराएंगे? सीबीसी करा सकते हैं, ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट। आपसे क्यों कराएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट? कराएंगे इसलिए क्योंकि हो सकता है कि सेप्टिक आर्थराइटिस हो। सेप्टिक आर्थराइटिस के पेशेंट में तो उमूमन बुखार भी होगा, क्योंकि इन्फेक्शन के साथ फीवर भी होगा। वो सोलिन जॉइंट और एवरीथिंग, लार्ज जॉइंट्स खासतौर पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और साथ में आप जब ब्लड सीपी देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज होगी, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होंगे। और उसमें क्या इंक्रीज होगा? न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होगी। तो वो आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। फिर सिर्फ ब्लड टेस्ट में सिर्फ ये नहीं कि सीबीसी देखेंगे और सीरम टेस्ट, उसके साथ साथ आप इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसमें आरए फैक्टर मैंने बताया था आपको, तो आरए फैक्टर देख सकते हो। और आरए फैक्टर इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। आरए फैक्टर नेगेटिव होने के बावजूद भी उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। हमने बताया था ना एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया 6-7 में 4 भी अगर फिट आ गए उस पर, जिसमें एक रूमेटॉइड फैक्टर भी होता है, जिसको आरए फैक्टर कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर। ये भी आप सीरम में करा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखो एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, देखिए एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं रूमेटिक डिजीज, रूमेटिक फीवर कहते हैं उसको। अंडर ये भी एक इन 6 में 7वीं ये भी आप ऐड कर सकते हो, जो थोड़ा बहुत करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये बेसिकली कहलाती है क्या? रूमेटिक फीवर। ये सुना है कभी आपने? ठीक है, कहाँ सुना है? किस किस चैप्टर में सुना है? अंदाजन किस आर्गन से रिलेटेड ये चीज सुनी है? रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये आपने हार्ट में सुना होगा, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसको रूमेटिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि फीवर तो इसमें होता है। वैसे रूमेट वर्ड जो है वो जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड है। ये है भी वही, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू और दूसरे जो टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, ये ज़ाहिर है हार्ट में भी होते हैं, तो हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है। अब बेसिकली देखें इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। रूमेटिक फीवर जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करती है, और इसमें होता है ख़ास तौर पे मल्टीपल जॉइंट्स, जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं ना, ये मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसमें हो जाता है माइग्रेटरी आर्थराइटिस। माइग्रेटरी यानी यूँ समझ लो कि आपको शोल्डर में होगा अभी, 2 दिन बाद ये एल्बो में ट्रांसफ़र हो गया एक तरह से, और इससे फिर नी में, तो कभी हिप में। ये माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस कहलाती है, समझ? वरना ये परमानेंट डैमेज नहीं है। रूमेटॉइड में तो ऐसे नहीं था। रूमेटॉइड में स्मॉल जॉइंट्स थे और एक दफ़ा इन्वॉल्व हो गए तो ये तो फिर चल भी, तो फिर सारी ज़िंदगी ऐसे होगा। आखिर में तो ये बिल्कुल ऐसे क्रिपल हो जाएगा, ये बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। ये माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है और इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। और इसमें उमूमन होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट में ब्लड टेस्ट के थ्रू हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों करा रहा हूँ मैं ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के थ्रू जो है मैं रूमेटिक फीवर को कैसे डायग्नोज कर रहा हूँ। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ब्लड टेस्ट के जरिए कैसे डायग्नोज किया, आरए फैक्टर देखा। सेप्टिक आर्थराइटिस को कैसे अंदाज़ा लगाया, सीबीसी देखी उसकी और न्यूट्रोफिल्स की काउंट इंक्रीज देखी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो ब्लड टेस्ट में एज सच कुछ नहीं आएगा, वो डिजेनरेटिव है, वो तो ज़्यादातर इमेजिंग में पता चल जाएगा आपको।
ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पेस छोटी हो जाएगी, आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो एमआरआई में तो सारा पूरा टोटल बता देंगे आप। रूमेटिक फीवर में उम्मूमन होता क्या है, ये बेसिकली एक स्टार्ट तो होती है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन होती है एक ग्राम पॉजिटिव कोकस से, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्टार्ट वहाँ से हो जाती है। और स्ट्रेप्टोकोकस कौन सी? सीधा सीधा गला खराब हो जाता है आपका, वही फेरेंजाइटिस जैसे आम होता है, स्टार्ट इधर से होगा। और वो कौन सा? फेरेंजाइटिस कास्ड बाय विच बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस से बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ये आजकल आप कर भी रहे हो, क्वेश्चन आया भी था मेरा ख्याल आपके पेपर में, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस पे आया था ना क्वेश्चन एक। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होता है। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, इसमें ए, बी और वेरियस टाइप्स होते हैं। ये टाइप ए की बात हो रही है। टाइप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो हिट कर रहा है और फेरेंजाइटिस कर रहा है। उस टाइप ए में भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा वगैरह। अल्फा, बीटा, गामा का मकसद होता है कि ये कितनी हीमोलाइसिस कर सकते हैं। लेबोरेटरी में जब लेके आओगे तो आरबीसी को कितना ये रप्चर कर सकते हैं। अगर वो कंप्लीट रप्चर कर दें तो बोलते हैं कंप्लीट हीमोलाइसिस कर सकते हैं, और ये होते हैं बीटा। जो कंप्लीट हीमोलाइसिस करें वो क्या कहते हैं? बीटा हीमोलाइटिक के स्ट्रेप्टोकोका है। और जो पार्शल करें वो होते हैं अल्फा, और जो सिरे से न कर सकें वो गामा। तो इसका मकसद ये है कि ये जो खास तौर पे बीटा स्ट्रेप्टोकोका है ना जी, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, स्ट्रेप्टोकोका है। ये अगर आपका गला खराब कर दें तो आपको एंटीबायोटिक से ठीक कर देंगे आप वो। लेकिन कुछ लोगों में इन स्ट्रेप्टोकोका से एक खास टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। इस टॉक्सिन को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन। इसका दी स्ट्रेप्टोलाइसिन। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका, जो क्या काज कर रहे हैं आपको? फेरेंजाइटिस, लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। आपसे कहां हार्ट, किधर जॉइंट्स, कहां गला। अभी तक तो स्टार्ट तो गले से होगा, सब में नहीं कह रहा हूं, स्टार्ट ये गले से होगा। गला आपका 10-15 दिन में सही भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसने स्ट्रेप्टोलाइसिन प्रोड्यूस किया था, और स्ट्रेप्टोलाइसिन होते हैं मुख्तलिफ टाइप के, ए और ओ खास तौर पे। इसमें स्ट्रेप्टोलाइसिन जो ओ है, जो उसने गले में आपको फेरेंजाइटिस किया था, जिसने फेरेंजाइटिस तो उसकी लोकल इन्फ्लेमेशन है, लेकिन साथ में उसने क्या किया है? टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है, और टॉक्सिन आपका ब्लड में आ गया है। टॉक्सिन की वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं हुई है, इन्फ्लेमेशन तो उसके मौजूदगी की वजह से हुई है। जैसे बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन कराता है, वैसे गला खराब हो जाता है ऐसे। लेकिन वहां रहते हुए इसने एक जहरीला मादा जो है, ये एक जहरीली चीज जो प्रोटीन है, उसने लीक करके किसमें डाल दी है? ब्लड में डाल दी है। और अगर इसने ब्लड में डाल दी तो ब्लड में इस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी। ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, ये इम्यूनिटी क्रिएट होगी। तो इस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट क्या क्रिएट हो जाएगा? एसओ के अगेंस्ट क्या क्रिएट हो जाएगा? एंटीबॉडी। भाई जब आपके जिस्म में एंटीजन जाती है तो आपका जिस्म क्या तैयार करता है? एंटीबॉडीज। तो ये क्या तैयार करेगा? एंटीबॉडीज। कोई सी भी क्या स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट, तो आपके सीरम में ये चीज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बढ़ जाएगा आपका। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है, ये तो है टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। जिसने थ्रोट इन्फेक्शन की है उसने स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी प्रोड्यूस किया है, जो आपके ब्लड में चला गया था। अब आपका जो ब्लड में चला गया है, तो आपका बॉडी क्या कर रहा है? उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, वो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपके सीरम में इस वक्त क्या ज्यादा होगा? एएसओ, ये टाइटर, ये लेवल आपकी बढ़ी हुई होगी। तो ऐसे पेशेंट में अगर आप ब्लड टेस्ट करते हो और आप लिख के देते हो कि भाई इसका एएसओ टाइटर करा के ले आओ, एएसओ कंसंट्रेशन करा के ले आओ, तो वो कम मिलेगी कि बढ़ी हुई मिलेगी?
और अगर ये बढ़ी हुई मिले तो फिर समझ लेना कि ये डिजीज़ क्या है, ये डिजीज़ स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हुई है। क्या स्ट्रेप्टोकोकस अभी भी मौजूद है कि स्ट्रेप्टोकोकस अब चला गया? वो अब खुद चला गया है, लेकिन पीछे ये छोड़ के गया है, ये छोड़ के गया है, तो समझ, इसलिए इसको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी कहते हैं इसको। तो रूमेटिक, और ये जो डिजीज़ है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो आपके स्ट्रेप्टोलाइसिन है, ये आपके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ये डैमेज करेगा, और मुख्तलिफ हिस्सों में डैमेज करेगा तो हार्ट पर भी, जॉइंट्स पर भी, इतना कुछ के स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू पर भी, इवन ब्रेन के अंदर जो बेजल न्यूक्लिया होते हैं उनको भी डैमेज करता है, लेकिन जॉइंट्स को भी करता है। और अगर जॉइंट्स को करे तो ये पूरा जो मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स हो गए हैं, किस वजह से? क्या बैक्टीरिया की वजह से, या बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिन दिया है उसकी वजह से? समझ लो, तो ये टॉक्सिजेनिक प्रॉब्लम है, ये रूमेटोलॉजिकली ये क्या है, ये एक तरह से इम्यूनोलॉजिक है, और इसके साथ इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है, इस कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हुए। इस पूरे मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम को मिला के हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। उस रूमेटिक फीवर में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है? ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया है, हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया है, स्किन भी हो गई है, किडनीज भी हो सकती हैं, और साथ में जॉइंट्स भी हो सकते हैं। इसको मिला के हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर में देखिए, आपने इन्वेस्टिगेशन जो की, उस इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या लिख के दिया? इसका मकसद ये है कि जब भी पेशेंट जॉइंट के पेन के साथ आता है ना, अमूमन जिसमें डॉक्टर जो है क्या लिखते हैं, एक तो CBC, दूसरा यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड, तीसरा एसो टाइटर, और उसके बाद RA फैक्टर। ये 4 चीज़ें तो डॉक्टर अमूमन फौरी तौर पे लिख के दे देते हैं। इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा काफ़ी हद तक कि रूमेटॉइड है कि नहीं, ये रूमेटिक फीवर वाला रूमेटिक आर्थराइटिस तो नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो खैर इससे नहीं होगा, लेकिन दूसरा गाउट का कोई मसला तो नहीं, या उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि इवन सेप्टिक आर्थराइटिस में 4-5 चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, और उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। तो इसका मकसद ये है कि डायग्नोसिस के अंदर एक तो हिस्ट्री, उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। और लैब इन्वेस्टिगेशंस में एक तो इमेजिंग, और दूसरा ब्लड टेस्ट या इवन सीरोलॉजिकल टेस्ट आल्सो। और सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपने देखी ये दोनों चीज़ें देखी, ये, और साथ में आपने देखा कि यूरिक एसिड का, सीरम यूरिक एसिड पे आपने यहाँ पे देखा। तो इससे अमूमन पेशेंट आर्थराइटिस का ऑलमोस्ट डायग्नोस्ड समझे, यहाँ पे डायग्नोस हो जाएगा। अब उसके बाद देखें, ऑस्टियोआर्थराइटिस हम डिस्कस कर चुके, अब इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मैंने बताया स्मॉल जॉइंट्स किस तरीके से ये आपको शेप अप करेंगे। ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस, ये हम डिस्कस करेंगे एक मॉडरेट तरीके से, क्योंकि ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, लेकिन ये ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर एक तो स्किन रेश, अब यहाँ पे देखिए ये रेश देख रहे हैं आप, ये बटरफ्लाई रेश कहलाता है। ये मेलार पर और नोज के ब्रिज पर बिल्कुल ऐसे बटरफ्लाई की तरह आपको रेडनेस नजर आएगी यहाँ पर। और उसके बाद नो पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी एक्चुअली लेफ्ट स्पेयर्ड। ये आपको प्लूरल एफ्यूजन, तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ल्यूपस नेफ्राइटिस, मतलब ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी एक्चुअली इन्वॉल्व। उसके बाद गाउट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम इसको टोटल डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको मैंने आइडिया बताया, इसमें कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, लार्ज जॉइंट खास तौर पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होता है ना, वो ये है बिग टो का जो आप मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट होता है, जहाँ ये मेटाटार्सल और ये प्रॉक्सिमल फेलेंज जहाँ जॉइंट बनाता है, ये मोस्ट कॉमनली हिट जॉइंट ये होता है जो इन्वॉल्व होता है इसका। और इसकी वजह से, इस चीज़ की वजह से इसको हम पोडाग्रा भी कहते हैं। पोडाग्रा इज अनदर नेम फॉर द गाउट इफ इट्स हिटिंग द मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। दोनों फीट का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है। दिस इज ये सबसे बड़ा फीचर है यहाँ पर एक्यूट गाउट का खास तौर पे। लेकिन एनी अदर जॉइंट कैन बी इन्वॉल्व। ऐसे नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये होता है, बट दिस जॉइंट इज एक्चुअली मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। इसको हम करेंगे यहाँ पर। दूसरा सेप्टिक आर्थराइटिस, इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन आपके बॉडी के किसी हिस्से में भी हुई, वहां से वो बैक्टीरिया जो है उसकी सेप्टिसीमिया हो गई, यानी बैक्टीरिया ने वो लोकल साइट छोड़ के वो ब्लड में आ गया एंड इज सर्कुलेटिंग ऑल ओवर द बॉडी एंड नाउ इट हैज गॉन इनटू द जॉइंट्स आल्सो। तो फिर क्या होगा, ये इन्फेक्शन अब जॉइंट में ट्रांसफर हो गई आपकी, और जॉइंट में ट्रांसफर हो गई तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि जॉइंट के अंदर क्या हाल हो सकता है।
इसको बहुत जल्दी आपको डायग्नोस करना होगा, और जितना जल्दी डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। और ट्रीटमेंट का मकसद यह है कि आप इवन जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन को पहले ख़त्म करें, मतलब उसको कम करें इंफ्लेमेशन को, इतना कुछ कि इंट्रा आर्टिकुलरली आपको कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी डालने पड़े, क्योंकि अगर आप इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म नहीं करेंगे, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करना है लेकिन साथ में इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म है। मेनिंजाइटिस में मैंने बताया था ना, मेनिंजाइटिस में आप बैक्टीरिया को तो ख़त्म करते हैं, साथ में इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करते हैं फ़ौरन, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म नहीं करेंगे तो आपके CSF के अंदर लॉट ऑफ प्रोटीन्स विल कम इन योर CSF, और CSF अगर आपका गाढ़ा हो गया और वो आपके फोरामेन मेजेंडी और लुश्का से जब पास होने की कोशिश करेगा तो उधर क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा। उधर CSF के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती, लेकिन अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स आ गई उसके अंदर तो CSF आपका पतला होगा कि गाढ़ा हो जाएगा, और अगर गाढ़ा हो गया तो उसमें क्या मौजूद होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इत्तेफाक से फिब्रिनोजिन भी, और फिब्रिनोजिन आपको पता है बाहर निकल के क्या हो जाती है, फिब्रिन, और फिब्रिन क्या कहता है, क्लॉट। तो ये अगर यहाँ से लीक होना या ड्रेन होना शुरू हुआ तो उन सुराखों को क्या ऐसे खुला रहने देगा कि वहाँ क्लॉट बना देगा, क्लॉट बना देगा तो अंदर वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि CSF उधर जमा हो जाएगा, इसी को हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। इसलिए क्या करना है आपको, प्लाज्मा प्रोटीन ना आए CSF में, आपको इन्फ्लेमेशन को रोकना है, इसलिए उसको IV हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी आपको कार्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे ताकि इन्फ्लेमेशन रुक जाए, वरना जॉइंट का ये हशर हो जाएगा यहाँ पर, और ये परमानेंट डैमेज कर देगा जॉइंट्स को, सेप्टिक आर्थराइटिस। दूसरा कंडीशन इसको हम कहते हैं सोरियासिस, इस पर भी थोड़ा सा हम आएंगे। ये सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस भी एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, और यहाँ पर भी ये बेसिकली स्किन डिजीज है। अब देखिए ये हाल हो जाता है, ये सोरियासिस है, स्टार्ट ये स्किन से होगा, देन अंडरलाइंग जॉइंट विल बी इन्वॉल्व आल्सो। आप कहेंगे ये मुझे कैसे पता, ये बाबा स्किन का ये हाल ये देखेंगे आप, ये सोरियाटिक स्किन है, ये सोरियासिस है, और सोरियासिस के अंदर ये मल्टीपल साइड्स पर स्किन भी इन्वॉल्व, और अंडरलाइंग जो जॉइंट होगा दैट विल बी इन्वॉल्व आल्सो। और फिर जो जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर ऐसे आर्थराइटिस को हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहेंगे। तो आपने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर की वजह से, फिर गाउट, फिर हमने ल्यूपस, फिर ये सोरियाटिक आर्थराइटिस, फिर सेप्टिक आर्थराइटिस। ये 6-7 आर्थराइटिस के ऐसे टाइप्स हैं जिन पर ऑलमोस्ट आपको 99% पेशेंट इन्हीं 7 सर्किल के अंदर घूमते हुए नजर आएंगे आपको, जिसमें जो ज़्यादा जो पेशेंट आपके पास आएगा वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसके बाद जो है रूमेटॉइड का। बच्चे आ सकते हैं इवन जो 15-16 साल के, इवन रूमेटिक से भी, लेकिन उनमें हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर सेप्टिक वाले ये कम होंगे, ल्यूपस वाले और कम होंगे। सोरियासिस वेरी रेयर है, स्किन इवन वार्ड के अंदर आप शायद कहीं देखें या कहीं आपको कॉल आ जाए कहीं, इस किस्म के प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद जो है ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो हम वैसे आपको मेडिसिन में कराएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ट्रीटमेंट इज मोस्टली थ्रू मेडिकेशन एंड द फिजिकल थेरेपी, वेरी रेयरली सर्जरी या कुछ असिस्टेड डिवाइसेस के जरिए आप उस पेशेंट को आप आगे चलो। क्योंकि ये जॉइंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आपको मैंने बताया, ये जॉइंट का प्रॉब्लम एक दफ़ा हुआ तो ये अब क्योर नहीं होगा। ये न रूमेटॉइड आर्थराइटिस जाता है, न ऑस्टियोआर्थराइटिस जाता है, न रूमेटिक फीवर में कोई इस चीज़ आपको देखेंगे। रूमेटिक फीवर का तो वैसे टेम्परेरी होता है, लेकिन ना ल्यूपस जाएगा, न कोई भी न गाउट जाएगा। ये आपकी ट्रीटमेंट है जो उसको प्रोलॉन्ग करेगी, उसकी इंटेंसिटी को कम करेगी, उसके अटैक्स को कम करेगी, एपिसोड्स कम होंगे। आप कंसल्टेशन से आप उस डिजीज़ के अंदर जीना सीख लेंगे, और यही एक असिस्टेंस है जो आप दे सकते हो। और कहीं डैमेज हो गया तो इवन रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, आप उसको गाइड भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप कर लो। आप जॉइंट को, नी जॉइंट को चेंज करके इम्प्लांट करेंगे आप, ये आपका काम थोड़ी है, ये किसी का भी नहीं है, ये उस इम्प्लांट सर्जन का काम है जो इम्प्लांटोलॉजी का माहिर है। अभी रिसेंटली कल ही सिर्फ मेरे स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया कि सर एक जगह आपकी नॉलेज जो ना किसी को सही जगह पहुंचा सकती है, ये भी एक अपने आप में ये भी ट्रीटमेंट है। ये ना समझे कि मैं तो नहीं कर सकी तो किसी और ने किया, सब कोई थोड़ी ना कोई कर सकता है हर चीज़। अब कान का इलाज भी क्या आप करेंगे क्या, लेकिन अगर आपको आता है तो आप किसी सही डॉक्टर के पास को भेजेंगे आप। अब मुझे उसने फ़ोन किया, मुझे बोला कि मेरी एक जानने वाला है, उसकी बेटी है 2.5 साल की है, उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, और यहाँ सर MRI कहाँ से होगी है यहाँ MRI। मैंने कहा यार MRI तुम नहीं करवाओ इधर, तुम सीधा जाओ आगा खान,
उधर जो ऑटोरनोलॉजिस्ट हैं ख़ास तौर पे, वो इनर ईयर, वो बोल रहा था इनर ईयर का प्रॉब्लम है। अब मैं समझ गया, वो थोड़ा मुझे अंदाज़ा हुआ हिस्ट्री से कि इसको इनर ईयर का कोई प्रॉब्लम है शायद। और ज़ाहिर है जो हियरिंग प्रॉब्लम होगा बचपन में, हियरिंग प्रॉब्लम विल अफेक्ट यूर लर्निंग आल्सो, क्योंकि और साथ में लैंग्वेज भी ज़ाहिर है, जो लैंग्वेज आपकी है वो आपकी कैसे हुई है, क्योंकि आपने मदर टंग जो है वो मदर से, आपने घर से वो आपने सुनी है चीज़ें। जो पहला स्टिमुलस है लर्निंग का वो क्या है? हियरिंग। तो वो हियरिंग जो है ना वो सुन, तो जो होते हैं डेफ बाय बर्थ वो डम भी होते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं होती। तो वो कह रहे कि वो बोल भी नहीं पा रही है, 2.5 साल की हो गई है और सुन भी नहीं पा रही है। तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि मैंने कहा सर इसको इनर ईयर का प्रॉब्लम लगता है। मैंने उसको कहा कि छोड़ो आप इसको, आप जाएँ आगा खान, उधर है 2-3 डॉक्टर्स हैं अभी, वो कॉकलिया इम्प्लांट करते हैं, कॉकलिया निकाल के दूसरा डालते हैं, कॉकलिया। तो मुझे क्यों अंदाज़ा हुआ इसका, क्योंकि सिर्फ मेरा ख्याल चंद साल पहले ही एक मेरी स्टूडेंट थी, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरे पास पढ़ के गई थी, फिर हाउस जॉब के बाद FCPS के लिए फिर मेरे पास पढ़ने आई थी। तब तक उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी बच्ची थी, उसको हियरिंग का प्रॉब्लम था। वो इत्तेफाक से मेरे पास हेड एंड नेक पढ़ रही थी। तो बात जब हुई, तो जब ईयर पढ़ रहे थे तो मुझे बोला सर मेरी बेटी को भी ये प्रॉब्लम है, 2.5 साल की हो गई है, 2.5-3 साल की, वो सही बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसको सुनने का बड़ा मसला है। मैंने कहा तुम चुप करके क्यों बैठी हो, तुम किसी अच्छे क्लिनिक पर, हॉस्पिटल पे दिखाओ उसको जाके। फिर मैंने इसको टाइम लेके दिया। फिर आगा खान में कोई इम्प्लांटोलॉजी उधर कोई हो रही थी, कोई ऑटोरनोलॉजिस्ट थे वहाँ पर, कुछ वो कर रहे थे। मैंने कहा तुम दिखाओ उसको जाके। वो दिखा के आई, उसको कॉकलिया का प्रॉब्लम था। फिर उसने बोला कि इसका कॉकलियर इम्प्लांट होगा। अब वो अफोर्डिंग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। उसको 20-22 लाख का खर्चा था उस पर, वो उन्होंने करा दिया कॉकलियर इम्प्लांट एक ईयर का। फिर जब मुझे कुछ दिनों बाद, वो 2-4 महीने बाद मिली, बोला कि अब उसकी हियरिंग आ गई है वापस, और हम लोगों को बोला है कि 6 महीने बाद दूसरे ईयर का भी हम इम्प्लांट करेंगे, और दूसरे का भी उन्होंने करा दिया। तो वो मुझे याद था, उसको काफ़ी साल हो गए। तो मैंने उसको लड़के को कल जो है ना, वो मेरा स्टूडेंट है, 4th ईयर फाइनल ईयर का शायद है, तो उसने मुझे जब ये बोला तो मैंने उसको कहा कि ऑटोरनोलॉजिस्ट के पास जाएं आप। बोला कि सर मैंने MRI को छोड़ो और ये करा लो, जाओ उसके पास। उसने बोला सर हमें दिखाया है हमने। अब कहाँ दिखाया है? मैंने उसको बोला कि आप आगा खान में दिखाएं, वहाँ इम्प्लांटोलॉजी के डॉक्टर से इम्प्लांट कराते हैं, मैंने 1-2 केस वहाँ भेजे। तो उसने बोला कि सर नहीं, हमने दिखाया है ऑटोरनोलॉजी जो है ना, हमने गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है यहाँ पर, गम्बट में हमने दिखाया है, क्योंकि ये अफोर्डिंग नहीं है, गरीब है। अब उसका खर्चा जो है वो तो 50 लाख 2 इम्प्लांट्स का। तो उसने बोला कि हमने गम्बट में दिखाया है, उधर ऑटोरनोलॉजिस्ट है, वो इम्प्लांट करता है, और किए हैं उसने। इनको बोला है कि आप MRI करा के फाइल अपनी जमा करा दो, जब भी लाइन में आपका नाम आएगा जब, तो हम इम्प्लांट कर देंगे आपकी बच्ची का। हम MRI कराना चाहते हैं। अब वो ये सोच रहा था, वो कह रहा था कि MRI हमें करानी है। अब MRI क्योंकि बच्चा है ना, 2.5 साल की बच्ची है, तो ये MRI कर नहीं रहे हैं। वो कहते हैं पीट्स वार्ड में पहले यहाँ एडमिट होगी बच्ची, वो वहाँ से सेडेट करके भेजेंगे, तब हम MRI करेंगे, क्योंकि बच्चे को तो MRI के लिए नहीं डाल सकते ना ऐसे। तो उसके लिए उसने बोला। तब मैंने, इसका मकसद यह है कि अब इन बड़े हॉस्पिटलों के अलावा और जगहों पर भी इम्प्लांट हो रहे हैं। अब देखो, उसको हमने भेजा, अभी उसकी बच्ची जो है ना, वो जो मेरी पहली स्टूडेंट रही, उसकी बच्ची जो है ना अभी तकरीबन 6-7 साल की हो गई। 2.5 साल ओके। अब मैंने तो नहीं ना किया उसका इम्प्लांट, लेकिन मैंने उसको जब गाइड किया तो वो सही जगह पे पहुंच गए एंड शी इज ओके नाउ। तो ये नहीं है कि आप हर एक का इलाज करेंगे। आप उसको, अगर आपको पता है कि इन चीज़ों का क्या हल है, तो आप दूसरे डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ जो है ना, वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ये एक तरह से रेफरल है जो आप कर सकते हो यहाँ पर, तो उसको सही जगह पर आप भेज दें। वरना एक जनरल ENT स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, वो रोज़ दवाइयाँ लिख के देगा, तो पता चलेगा उसकी एज 10 साल तक हो गई, उसकी तो लर्निंग ही तबाह हो जाएगी। अब हियरिंग वापस भी आ गई ना, अगर 10 साल बाद अगर हियरिंग वापस भी आ गई, तो उसका लर्निंग का जो पहला फेज गुजर गया है ना, तो वो समझ लें कि अब वो इवन उसका ब्रेन वो लैंग्वेज भी मुश्किल से समझ पाएगा। क्योंकि समझने का जो लर्निंग का फेज है ना आपका, वो है शुरू के 10 साल, मैक्सिमम 8 साल, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 10 साल। ये सब लर्निंग इस टाइम में आ जाती है आपको। और ये 10 साल अगर आपके बगैर कानों के गुजर गए हों अगर, और आपने इम्प्लांट डाला हो 10 साल बाद,
तो आप मुझे अंदाज़ा लगाएं, अब लर्निंग क्या उस लेवल की होगी क्या उसको, तो लर्निंग नहीं होगी उसमें। अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से यानी ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। वो ये होता है उमूमन जब आप पढ़ेंगे ज़्यादा और जब आप पेशेंट में हॉस्पिटल्स में इंटरेक्ट करेंगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसमें आप अपने इवन पेशेंट को अच्छी एडवाइस भी दे सकते हो। नॉट नेसेसरी कि हर ट्रीटमेंट आप करेंगे, नहीं, आप उसको रेफरल भी कर सकते हो, आप आगे भी पेशेंट को भेज सकते हो। तो दिस वाज योर क्लास टुडे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा गाउट। थोड़ा पढ़ के आ जाना गाउट।